अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। चलिए देखिएगा, क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में हम दूसरी बुक से खंड खा जो कि सिलेबस में दिया था और यह दूसरी बुक में आपको मिलेगा। इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए हैं और एक वीडियो जा भी चुका है जिसमें लेसन 14 है और जिसका नाम है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी नाम है। यह लेसन हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज आपको बताना है यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग यही डालिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, हेडिंग पड़ जाए। तो इसमें देखिएगा, हम आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में या पिछले वाले क्लास में हम बताए थे प्रतिबल और विकृत बताए थे। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है और विकृत में बताते हैं कि वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। तो प्रतिबल भी 3 प्रकार का आया था और विकृत भी 3 प्रकार की आई थी, उसको हमने डिनोट कराया आपको। तो जो प्रतिबल में पहला प्रकार है जिसका नाम है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्या नाम है? यानी आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जो प्रतिबल में पहला प्रकार पढ़े हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और विकृत में आप पहला प्रकार पढ़े हैं क्या? अनुदैर्ध्य विकृत पढ़े हैं, विकृत। इन दोनों को यंग प्रत्यास्था गुणांक में लिया जाएगा। इन दोनों स्टेप को, चूंकि इससे संबंधित विकृत यही अनुदैर्ध्य विकृत है, इन दोनों को लेकर के यंग प्रत्यास्था गुणांक को निकाला जाएगा। आपको हम हुक का नियम बताए थे जिसमें हम बताए थे कि जो प्रतिबल होता है, ध्यान दीजिएगा, वह विकृत के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये ना आया था। फिर बताए थे कि प्रतिबल बराबर अगर करना है तो नियतांक ई का प्रयोग किया जाएगा और इंटू बताइए क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। पहले इसके बारे में देख लीजिए, यह आपको हम बता चुके हैं। ई क्या है बताइए? प्रत्यास्था गुणांक, ये बताए थे। ई क्या रहेगा? प्रत्यास्था गुणांक रहेगा। अगर प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर निकालना है तो देखिए क्या आ जाएगा? प्रतिबल बटे क्या आ जाएगा? विकृत आ जाएगा। प्रतिबल बटे विकृत आएगा और यह कहलाएगा क्या? प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। तो यहां भी तो प्रत्यास्था गुणांक है, इसका मतलब इसी से संबंधित है। बोलिए, इसका मतलब क्या है? इसी से संबंधित यह दे रहा है। तो आपको क्या करना है? यंग शब्द का प्रयोग किया है, तो यंग शब्द का अगर प्रयोग किया है तो इस ई को हटा करके यहां पर वाई का प्रयोग किया जाए। वाई देखा जाए, चूंकि यंग किया है तो वाई जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक को दिखाएगा। अब ई की जगह वाई रख दीजिए। जब ई की जगह वाई रखिएगा तो इसमें जो है प्रतिबल जो लिया जाएगा वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिया जाएगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा और बटे इसी से संबंधित जो विकृत रहेगी वह क्या रहेगी? अनुदैर्ध्य विकृत लिया जाएगा। अनुदैर्ध्य विकृत यहां सम्मिलित करिएगा, तब यह यंग प्रत्यास्था गुणांक आ जाएगा। बस इतना अंतर करना है। अब आगे फिगर भी बनाएंगे हम कैसे हुआ क्या है, लेकिन आपको हम बता दें कि बस इसी तरह अंतर परिवर्तन हुआ है। ई के स्थान पर वाई कर दिया गया। अब प्रतिबल भी है, विकृत भी है, बशर्ते अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत है। तो आप बताएं यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा इसी से दे लीजिए।
हम बताए थे कि हमेशा प्रत्यास्था की सीमा के अंदर बात करिएगा। क्या बताएंगे? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्घ प्रतिबल और अनुदैर्घ विकृत के अनुपात को, बोलिए अनुपात है ना, के अनुपात को क्या कहते हैं? उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यही परिभाषा रहेगी। अब यह तो भूलना नहीं चाहिए सबको। इसमें फर्स्ट नंबर वाला अनुपात लिया जा रहा और यही यंग प्रत्यास्था गुणांक आ रहा। अब इसका फिगर हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके बाद प्रतिबल और विकृत को फार्मूले के रूप में रखा जाएगा और एक फार्मूला आपको वाई संबंधित मिल जाएगा। इतने करना रहेगा। तो परिभाषा लिखवा दिया जाए। पहले परिभाषा पहले नोट करिए, इन्वर्टेड कॉमा नोट करिए। लिखिएगा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्घ प्रतिबल, यही है देखिए, अनुदैर्घ प्रतिबल तथा अनुदैर्घ विकृत, अनुदैर्घ प्रतिबल तथा अनुदैर्घ विकृत के अनुपात को, अनुदैर्घ प्रतिबल तथा अनुदैर्घ विकृत के अनुपात को पदार्थ का हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक, ब्रैकेट में वाई लिखेगा, कैपिटल वाई है, यंग प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल वाई कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या रहेगा? कैपिटल वाई कहते हैं। इसके बाद यह फार्मूला लिख लीजिएगा, y बराबर, नीचे लिखिए, यही लिखिएगा केवल, y बराबर अनुदैर्घ प्रतिबल बटे अनुदैर्घ विकृत। ध्यान दीजिएगा, अगर एक आपको प्रत्यास्था गुणांक आ जाएगा तो आगे मिलने वाला भी आपको एकदम समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना तो कुछ रटना पड़ेगा इसमें। बोलिए, हो चुका? यह तो हम पिछला आपको ध्यान दिलाए और ध्यान दिलाकर इस पर आ गए जिस पर हमको आना चाहिए था। इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए, बात आती है कि जब फार्मूला इसका बनाया जाए तो अनुदैर्घ प्रतिबल कब आता है और अनुदैर्घ विकृत कब आती है, इसकी बात करेंगे हम। अनुदैर्घ प्रतिबल में हमने बताया था कि जो प्रतिबल लगेगा वह अनुदैर्घ रूप में लगेगा। और अगर मान लीजिए हमारी पेन अगर है क्या, एक प्रत्यास्थ वस्तु है, या समझिए कि यह रबड़ का एक टुकड़ा है, तो इसमें बताए अनुदैर्घ प्रतिबल अगर लगाना है तो अनुदैर्घ में बताए थे हमने कि ऊर्ध्वाधर रहेगा। इसमें अनुदैर्घ प्रतिबल लगाना है तो जो बल, अनुदैर्घ प्रतिबल अगर लगाना है तो जो बल लगेगा वह अनुदैर्घ रूप में लगेगा। अनुदैर्घ के रूप में का मतलब है कि चाहे तो नीचे की तरफ लगेगा, यह अनुदैर्घ हुआ, और या तो इसको दबा दीजिए ऊपर की तरफ, दोनों कंडीशन हो सकती है। समझ रहे हैं ना? यह दोनों अनुदैर्घ रूप रहेगा। अरे बताइए, या तो इसको इस तरह काटिए या तो नीचे से ऊपर काटिए। बोलिए, लेकिन प्रायः तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ही जाएंगे। तो बताइए, अगर इस पर हम बल लगाकर, यानी बल कैसे लगाएंगे, किसी द्रव्यमान को यहां से लटका देंगे, तो बताइए इस पर यह बल लगाएगा कि नहीं, और यह जो बल लगेगा वह भार के रूप में लगेगा। अगर हम मान लीजिए 20 ग्राम का या 25 ग्राम का कहिए, चूंकि ज्यादा भार नहीं लटकाना है, ज्यादा द्रव्यमान नहीं लटकाना है, ज्यादा लटकाएंगे तो प्रत्यास्थता की सीमा को पार कर जाएगा। तो हल्का एक द्रव्यमान जब लटकाएगा तो इसकी लंबाई बताइए कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी ना। तो देखिए, लंबाई बढ़ जाएगी तो यहाँ अनुदैर्घ प्रतिबल भी आएगा और उसके अलावा अनुदैर्घ विकृत भी आएगी। अनुदैर्घ विकृत में लंबाई में वृद्धि होगी।
लेकिन अनुदैर्घ प्रतिबल और अनुदैर्घ विकृत उसी समय आ पाएगा जब आप वस्तु या प्रत्यास्थ जो वस्तु है उसका आकार छड़ के आकार का लेंगे या तार के आकार का लेंगे, जिसकी मोटाई क्या रहेगी या जिसकी चौड़ाई कम रहेगी और लंबाई क्या रहेगी, अधिक रहेगी। उसी में अनुदैर्घ प्रतिबल और अनुदैर्घ विकृत आएगा। बोलिए कन्फर्म हो जाएगा ना? तो चलिए नोट करिएगा। माना एक प्रत्यास्थ छड़, माना एक प्रत्यास्थ छड़ जिसकी प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल है, स्मॉल एल है, ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है, ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है, जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या रहेगा, कैपिटल ए है। परिच्छेद का मतलब समझ रहे हैं ना, यही इसका परिच्छेद है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। और इसका परिच्छेद जानते रहे कौन सा है, कैसा है, वृत्ति है, गोलाकार है, वृत्ताकार है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए पाई आर स्क्वायर से डिनोट होगा कि नहीं, यानी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसकी तैयारी किए रहेगा, पहले से बता लें। हो गया। अब आप देखिए यही कंडीशन किए हैं कि एक यह मान लीजिए दृढ़ आधार है कोई, आप एक स्मॉल एल लंबाई की प्रत्यास्थ छड़ लिए और इसको यहां से लटका दिए। इस तरह देखिए, पहले आप इसी तरह लटका देंगे, यही आपने किया। और इसके परिच्छेद का मतलब यही देखिए, परिच्छेद है और इसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। बोलिए इतना ना आप किए हैं, इतना आप लिखे, इतना किए आप फिगर में। अब क्या है, चूंकि इस पर बल लगाना है तभी न बताइए प्रतिबल, और इसके क्षेत्रफल पर बल लगेगा तभी न प्रतिबल आएगा, और इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा तभी न बताइए भिन्नात्मक परिवर्तन आएगा, विकृत आएगी। आप अनुदैर्घ प्रतिबल और अनुदैर्घ विकृत के रूप में लेना चाह रहे हैं, इसीलिए छड़ का प्रयोग हमने किया है। अब आप कहिएगा क्या, लिखेंगे भी कि इस जो प्रत्यास्थ वस्तु है या प्रत्यास्थ छड़ है, इसके निचले सिरे पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई टुकड़ा या कहिए बाट लटका दिया जाएगा। जब स्मॉल एम द्रव्यमान का लटकाया जाएगा तो बताइए यह प्रत्यास्थ वस्तु है, तो बताइए इसकी लंबाई बताइए बढ़ जाएगी नहीं, इसकी लंबाई देखिए इतना बढ़ जाएगी। मान लीजिए कितनी लंबाई बढ़ गई, डेल्टा एल से डिनोट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको। स्मॉल डेल्टा एल लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। जब ज्यों ही द्रव्यमान लटकाएंगे त्यों यह भर जाएगा। और यह द्रव्यमान बताइए भार के रूप में इसमें आएगा ना, भार के रूप में इसमें काम करेगा। mg, इसमें घुर्तीय त्वरण भी क्या होगा, सम्मिलित होगा। उस तरह तो आप 10 ग्राम 20 ग्राम का जो भी बाट रखेंगे वह तो रहेगा ही, लेकिन जब इसमें लटका देंगे तो यह भार के रूप में काम करेगा, और भार का फार्मूला mg होगा। द्रव्यमान में केवल उसका मूल रूप से देखा जाए तो द्रव्यमान सम्मिलित होता है, लेकिन भार में mg सम्मिलित होगा। अगर हम कहते हैं 2 किलोग्राम भार, तो इसका मतलब mg उसमें सम्मिलित है। 2 किलोग्राम भार को अगर आपको न्यूटन में बदलना है, बता दे रहे हैं, 2 किलोग्राम भार को या 1 किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलना है, तो 1 किलोग्राम भार बराबर 1 गुणे जी। 1 गुणे जी का मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 9.8। तो बताइए कितना आ जाएगा, 9.8 आएगा कि नहीं, 9.8 न्यूटन होगा। यह ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी जवाब हमने बता दिया। क्या बोला जाएगा कि अगर कहा जाए कि 1 किलोग्राम द्वारा कितना बल लगेगा या कितना 1 किलोग्राम द्वारा कितना भार आएगा, तो आप बताइएगा जवाब क्या रहेगा, 9.8 न्यूटन। कैसे आया हमने बता दिया, 1 गुणे 9.8 होगा, mg होगा।
1 गुणे 9.8 हुआ। अगर कोई पूछेगा 2 किलोग्राम के द्वारा कितना भार होगा या कितना बल लगेगा, तो 2 गुणे 9.8 करिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा 9.8, जो भी आएगा। इस तरह भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां बताए फिगर समझ में आ गया ना, लिखिएगा। चलिए आगे थोड़ा बढ़ लीजिए। इसके निचले सिरे पर उसी का आगे बढ़ाइएगा। mg भार लटकाने से इसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। इसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा स्मॉल एल रहेगा, डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद फार्मूला यहां नोट कर लीजिएगा। ए बराबर यहां हम लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या पाई आर स्क्वायर आएगा ना। फिगर आप इसी तरह बनाएगा जैसे हम बनाए। फिगर साइड बनाए, साइड में एक फिगर बनाया जाता है, दाहिने साइड बनाए कॉपी में, बाएं साइड में फार्मूला इसका लिखिएगा। इधर है। बोलिए कन्फर्म हो गए? अब ध्यान दीजिए। चलिए फिगर बन गया होगा। अब वही थोड़ा सा लाइन एक बार नोट करना है, आप लोग नोट भी किए हैं। लिखिएगा अतः y बराबर, एक बार पुनः लिखते हैं क्या, अनुदैर्ध यानी एफ अपान ए आ जाएगा, अपान डेल्टा एल अपान क्या होगा एल। सही है ना, ये लिखना पड़ेगा। अरे बताइए y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत, ए रहेगा ना। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में बताए एफ अपान ए रहेगा, और यहां पर डेल्टा एल अपान क्या रहेगा, एल रहेगा। बोलिए, लेकिन एफ की जगह हमने कहा क्या रहेगा, एम जी रहेगा। तो चलिए सम्मिलित करिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एफ की जगह एम जी हो गया, और ए की जगह पाई आर स्क्वायर ना, अब बटे डेल्टा एल अपान क्या रहेगा एल। अब बताइए y बराबर हो जाएगा एम जी अब बटे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पहले, और एल तो ऊपर चला जाएगा ना, और डेल्टा एल क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो आप देखिए फार्मूला क्या मिल गया, y बराबर एम जी एल अपान डेल्टा एल और क्या पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला मिल जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। फार्मूला बस आसान फार्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसा आप लीजिएगा उसी रूप में फार्मूला आएगा। अगर यहां कैपिटल एल लंबाई लेंगे तो कैपिटल एल के रूप में फार्मूला आएगा, ठीक है ना। जिस हिसाब से लीजिएगा उसी हिसाब से फार्मूला आएगा। तो बताइए समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अगर हम पूछें कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है इसका मात्रक क्या आएगा, तो आप देखिए इसी से मात्रक देखिएगा। इससे जब मात्रक देखिएगा
तो डेल्टा यल अपान यल, तो यह तो मात्रक कट जाएगा, इसका कोई मात्रक तो आएगा नहीं। हमने बताया भी है कि विकृत की ना तो कोई मात्रक होता ना तो कोई बीमा होती है। बोलिए, तो इसका मतलब है कि इसी का मात्रक जो आएगा या बीमा आएगी किसका, प्रतिबल की, प्रतिबल की जो बीमा या मात्रक आएगा वही यंग प्रत्यास्था गुणांक का भी क्या होगा, मात्रक। बोलिए, इससे देखेंगे तो आराम से आ जाएगा। वैसे आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है ज़्यादा आपको समस्या का मतलब है रखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप आसानी आपके लिए यही रहेगी, इसको सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो बताइए, इसका कोई मात्रक तो नहीं आया, तुलनात्मक राशि है। इसका मात्रक एफ अपान ए का मतलब क्या आएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक का भी मात्रक है क्या, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और इसकी बीमा भी निकाल चुके हैं क्या, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 एन आया है। तो वही जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक की बीमा भी हो जाएगी। तो नीचे लिख लीजिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ब्रैकेट में पास्कल लिखिएगा उसके साइड में, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ब्रैकेट में पास्कल होता है। क्या बोले हैं, मात्रक बोले हैं ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको आप कहते हैं क्या, पास्कल होता है। हो गया। तथा बीमा, बीमा तो आप बताइए प्रतिबल की निकाल चुके हैं बीमा, तो ये डायरेक्ट हम लिखवा दे रहे हैं, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर क्या, -2। इसकी क्या आ जाएगी बताइए, बीमा आ जाएगी। बोलिए, आसानी से आ गया ना, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख लेंगे कि फार्मूला क्या है, उसमें किसका किसका मात्रक हो सकता है, किसका नहीं, किसकी बीमा हो सकती, किसकी नहीं, उसके हिसाब से आराम से आप निकाल लेंगे। और इससे संबंधित जब न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखिए कई मान है, इसमें जी का मान तो 9.8 रखा जाएगा, या ब्रैकेट में 10 दिया है तो 10 रखेंगे। और सब द्रव्यमान यम भी दिया रहेगा, यल भी दिया रहेगा, और डेल्टा यल भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा। पाई का मान तो 22/7 रखना है, या 3.14 रखना है, और वाई निकल जाएगा। तो इसमें देखिए कई मान है, हो सकता है वाई दिया रहे और इनमें से किसी का पूछ सकता है, तो आपको बस पक्षांतर करके मान निकाल लेना। हाँ, यह है कि मात्रक को ध्यान में रखना है कि अगर एक मात्रक में नहीं रखेंगे तब तो आपका आंसर अलग आएगा ही, और वह गलत आएगा। एक मात्रक में रखिएगा और तब जाकर इसका मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में आएगा, जब आप एम की एस में रखेंगे तब। तो यही सावधानी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हल नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है। और हल करने का तरीका है कि अगर 10 की पावर के रूप में है तो 10 की पावर को एक साथ हल करते हैं, और जो मतलब जो है पॉइंट में मान है या कहिए दशमलव संख्या है उसका आपस में गुणा कर लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर यह आप सावधानी करेंगे तो बड़े आराम से आपका आंसर भी आ जाएगा, जल्दी से जल्दी साल भी हो जाएगा। जैसे दिया है 2.3 दिया है, 10 की पावर -4 दिया है, और गुणे 3.9 दिया है, 10 की पावर +5 दिया है, फिर गुणे करके दिया है 4 गुणे 10 की पावर जो है -6 दे दिया है। तो आपको चाहिए कि यह दो दशमलव वाली संख्या एक साथ ले अगली लाइन में 2.3 ले और 3.9 ले, इंटू 4 ले, और 10 की पावर को एक साथ लीजिए। हो सकता है तो एक साथ जोड़ घटा लीजिए इसको। 10 की पावर देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 4 10 हुआ। तो एक बार आप लिख सकते हैं -10 हुआ, और 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। एक बार पुनः सॉल्व करिए, 4 से देखिए इसमें इंटू कर सकते हैं कि नहीं, 4 से 1 में इंटू कर लीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो 2.3 इंटू 4 से इंटू करेंगे, 4 9 36, और 3 आया, 4 3 12, 3 1 पर पॉइंट लग गया। और 10 की पावर देखिए यह कितना आएगा, -5 है +5 है,
तो बताइए -5 बचेगा। -10 है, 5 है तो घट जाएगा, -5 बचेगा। अब क्या कर लेना है, इसका गुणा इसमें अलग से कर लेना है। अब करके यहां लिख करके 10 की पावर जो है -5 लिख दिया जाता। परेशान हमने बताया कि अगर यह आप दशमलव वाली संख्या एक साथ ले लीजिए, 10 की पावर को एक साथ लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी समस्या आती है कि मात्रक का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी का ग्राम में रख देते हैं मान, किसी का मीटर में रख देते हैं मान। अब मान लीजिए यह हम का है 10 ग्राम है और यल दे दिए मतलब 1 मीटर लंबा है, तो आप बताइए 1 मीटर रखते हैं, हम का मान 10 ग्राम रख देते हैं, तो इस तरह नहीं बैठेगा कॉम्बिनेशन। चूंकि एक पद्धति में मात्रक होना चाहिए, अगर एक पद्धति में मात्रक का ध्यान रखेंगे तो आंसर आपका एकदम सटीक आएगा, और नहीं ध्यान देंगे तो यही सब गलतियां आती हैं, फिर आपको दोबारा लगाना पड़ता है। तो देखिए एग्जाम में समय बर्बाद होगा ना, आएगा 2-3 बार, हम कह रहे 2-3 बार हो सकता है आप एक ही बार लगाकर छोड़ दे, कह दे आंसर तो आ गया। आंसर तो एग्जाम में मिलेगा नहीं, यहां तो मिल जा रहा है मान लीजिए बुक से आपको, लेकिन एग्जाम में जब नहीं मिलेगा तो उस समय आपको कन्फर्म रूप से रहना पड़ेगा कि हमारा सही है और सही तरीके से लगाना पड़ेगा। यहां तो आप बताइए गलत हुआ तो एक बार पुनः विचार करते हैं, नहीं आता पुनः विचार करते हैं, लोगों से पूछ भी लेते हैं, आ जाता है मान लीजिए। लेकिन एग्जाम में क्या होगा बताइए, एग्जाम में कैसे आप कन्फर्म कर पाएंगे कि सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। तो यह सब सावधानी आप लोग करते रहिए, न्यूमेरिकल तब बड़े आराम से आ जाएगा ना, फिर अगले कक्षाओं में और न्यूमेरिकल की दिक्कत आएगी। और यह कहिए कि हम न्यूमेरिकल एकदम नहीं आ रहा हमको और इससे छुटकारा मिल जाएगा, तो छुटकारा कैसे मिल पाएगा? छुटकारा उसी समय मिलेगी जब नंबर आपका कम आएगा, छुटकारा है। थियरी तब तैयार करिए सब लोग। अब फिजिक्स ऐसा है सब्जेक्ट है जिसमें बताए न्यूमेरिकल अगर नहीं आएगा तो यह जो डेरिवेशन हम बताए यह सब बता रहे हैं वह क्या समझ में आएगा, और डेरिवेशन आना ही आना है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे, अभी समय है, पर्याप्त समय है, इसको अच्छे तरह से तैयार कर डालिए। तो हम चलते हैं, देखिए आगे। अब आता है क्या, आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक आता है, अगला स्टेप आता है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक आता है। मिटाया इसको ना, यहां आएगा आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, हेडिंग डालिएगा। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, हेडिंग डालेगा, जिसको बुल्क मॉडुलस बोलते हैं। बुल्क रहेगा, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, यह हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग। तो देखिए यह दूसरा नंबर है, प्रत्यास्था गुणांक का यह दूसरा नंबर है, ध्यान दीजिएगा। यानी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक यानी बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां आप बढ़ा लीजिएगा, यहां आप बढ़ा लेना है ऑफ इलास्टिसिटी, ये बढ़ा लीजिएगा आप लोग, बस इतना बढ़ाना हो गया। तो देखिएगा आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक भी अब प्रतिबल और विकृत इसमें भी आएगा। चूंकि प्रत्यास्था गुणांक है तो बताइए प्रतिबल बटे विकृत तो आना ही आना है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। आयतनात्मक है तो आयतन में इसका मतलब कि परिवर्तन कुछ होगा, या आयतन से संबंधित जो है इसमें स्टेप लागू होगा। तो बताइए प्रतिबल आयतन से संबंधित कौन है? अभिलंब प्रतिबल, जो कि आयतन संबंधित रहेगा। और बताइए विकृत में कौन संबंधित रहेगा? आयतन विकृत। आयतन विकृत में जिसमें डेल्टा वी अपान क्या वी लिखते हैं, यह सम्मिलित होता है। तो आप देखिए बुल्क मॉडुलस आ रहा है तो इसको अब की बार बी से हम डिनोट करेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रतिबल बताइए सम्मिलित करें? अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल अब बटे
आयतन विकृत, यानी दूसरा नंबर है दोनों का। अभिलंब प्रतिबल हमने बताया एक प्रकार का दाब ही होगा। अभिलंब प्रतिबल है यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल है, इसीलिए अभिलंबवत कहा गया, अभिलंब प्रतिबल नाम दिया गया। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और यहां पर जो है इस केस में अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। अभिलंब का मतलब समझ गए, 90 डिग्री का एंगल पर। तो आ जाएगा समझ में ना। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आयतन की कोई वस्तु लिया जाए या आयतन जिसमें हो ऐसी प्रत्यास्थ वस्तु लिया जाए। वैसे आयतन देखा तो जाए तो छड़ में भी रहेगी, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के केस में लीजिएगा ताकि उसके आयतन में कुछ परिवर्तन मालूम पड़े। तो उसी संबंधित रहेगा। पहले परिभाषा देखिए हम बना ले, क्या बोलेंगे, बोलिए परिभाषा में। इस बोलेंगे, हमने बताया प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, या तो इसको जगह लघु विकृतियों के अंदर भी बोल सकते हैं। लघु विकृत का मतलब है कि जिसमें आकार में थोड़ा परिवर्तन हो। और आकार में थोड़ा परिवर्तन का मतलब क्या है? बल थोड़ा लगेगा तभी आकार में परिवर्तन कम होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर न हुआ, मतलब वही हुआ। तो क्या बताएंगे? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बी कहते हैं। हो गया? बी कहते हैं। तो परिभाषा तो पहले लिख ही लिया जाए, आ जाएगी ना, लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, देखिए अभिलंब प्रतिबल यही है, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृत, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृत के अनुपात को, आयतन विकृत के अनुपात को वस्तु का या पदार्थ का कहेंगे, वस्तु का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बी कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बी कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक क्या कहते हैं? बी कहते हैं। आप यही फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बी बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृत। हो गया? अब देखिए, यह जो अभिलंब प्रतिबल लगेगा वह किसी आयतन की वस्तु पर लगेगा। आयतन में जैसे घनाभ घन हुआ, उस आकार में कोई वस्तु रहे। आप बताइए घनाभ घन में कोई वस्तु है, उसको अगर दबाएंगे, आप इस तरह दबाव लगाएंगे तो बताइए उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? आयतन उसका घटेगा। बोलिए, आयतन उसका घटेगा। और दाब घटाएगा तो आयतन बढ़ेगा भी। आप इसको देखिए, गैस के कंडीशन में अगर लेकर समझना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मान लीजिए एक बर्तन है, इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। एक बर्तन है जिसमें गैस, यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले यहां पर इसमें गैस बंद है। ध्यान दीजिएगा, इसी से आप समझ सकते हैं। ये गैस बंद है,
और ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, यह पिस्टन है। गैस में भी प्रत्यास्था का गुण होता है, ऐसा नहीं कि स्प्रिंग और रबड़ में ही केवल प्रत्यास्था का गुण है। गैस में भी प्रत्यास्था का गुण नहीं है। बताइए, गैस को दबाएंगे तो दब जाएगी, लेकिन जो दाब हटाएंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, तो इसमें भी प्रत्यास्था का गुण है ना। जबकि जल में देखा जाए, जल में प्रत्यास्था का गुण उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन गैस में तो बहुत ज्यादा है, प्रत्यास्था का गुण है। इसलिए गैस को अभी उदाहरण तो हम सम्मिलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं रहनी चाहिए। इससे आपको समझ में भी आएगा। अभी घनाभ या घन बना लेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। आप इस पर दाब लगाएंगे, बताइए पिस्टन को क्या करेंगे? बताइए पिस्टन को इसी तरह दबाएंगे तो लंबवत, बताइए बल लग रहा है कि नहीं? और कितने क्षेत्रफल पर? इतना क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल ए रहेगा, और इस पर लगने वाला लंबवत बल है। देखिए बल की दिशा इधर होगी और इस क्षेत्रफल पर लगेगा। बोलिए इतने क्षेत्रफल पर लगेगा। और यह बताइए, अगर देखा जाए तो एक प्रकार का स्मॉल पी यहां दिया है, पी बराबर होता है एफ अपान क्या ए, उसी तरह है। चूंकि दाब की परिभाषा स्मॉल पी से डिनोट किया है यहां, तो स्मॉल पी में अगर दाब निकालना है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल ही दाब कहलाता है। और यही आपका क्या आएगा? यही आप समझ रहे हैं, यही आपका क्या आ जाएगा? प्रतिबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रतिबल बराबर भी बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब की बार जो प्रतिबल है वह एकदम दाब के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि लंबवत बल भी लगेगा और क्षेत्रफल पर लगेगा। अब बताइए, आप जब इस पर बल लगाएंगे आप, तो यह पिस्टन बताइए यहां पर मान लीजिए आ गया, तो शुरू में गैस का आयतन यहां से यहां तक था जिसका आयतन था V, लेकिन आपने जब इस पिस्टन को यहां पर दबा दिया तो बताइए यह गैस की मॉलिक्यूल इधर अंदर आ जाएगा कि नहीं? दब करके अंदर आ गए। और बताइए यहां पर इतने आयतन में बताइए क्या हुई? कमी हुई। डेल्टा V आयतन में क्या हुई? कमी। क्यों? डेल्टा V आयतन इसका कम। तो बताइए हम निकालें क्या? अगर अभिलंब प्रतिबल निकालें, अभिलंब प्रतिबल निकालें तो बताइए इसको लिखा जाएगा एफ अपान क्या ए, और यह किसके बराबर आएगा? पी के बराबर आएगा, आएगा ना। और अभिलंब विकृत, आयतन विकृत, सॉरी आयतन विकृत अगर निकाले, विकृत अगर निकाले तो बताइए डेल्टा V अपान V आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा? कि आयतन में क्या हुई है? कमी। बोलिए क्या बता रहा? आयतन। अगर आप यही पिस्टन ऊपर उठा लेते ना, ऊपर उठाने का मतलब कब? दाब कम लगाते, तो बताइए आयतन इसका क्या हो जाता? और उस समय यह प्लस हो जाता था। लेकिन आप पिस्टन को नीचे की तरफ दबाए, इस वजह से उसका आयतन क्या हो गया? घट गया। आ जाएगा ना। अब देख चलिए, जब यह आ गया तो आता है B बराबर, अब क्या आ जाएगा? B बराबर क्या आ जाएगा? अभिलंब प्रतिबल यानी P हो जाएगा, अपान आयतन विकृत क्या? डेल्टा V अपान V। बोलिए तो क्या लिखेंगे? P V हो जाएगा और माइनस के साथ रहेगा, और डेल्टा क्या आएगा? V। यह देखिए B का फार्मूला। क्या इसमें नहीं समझ में आया? माइनस चिन्ह क्यों आया? समझ में आया कि आयतन जब कम होगा तो माइनस आएगा, बढ़ेगा तो प्लस भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं रहना चाहिए। अब आप फिगर बना लीजिएगा, आप क्या इसमें बहुत ज्यादा लिखवाएं, और डायरेक्ट इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह हमने पूरा शो कर दिया इसमें। नोट करके भी बताए B का मात्रक तो वही आएगा ना, यहां भी B का मात्रक वही रहेगा। जितने भी प्रत्यास्था गुणांक है मात्रक देखिएगा वही आएगी, बीमा भी वही आएगा। आप देख लीजिएगा खुद, कहीं बदलाव होगा तो बताइएगा उसमें। तो आज हमने दो बता दिया आपको, कौन कौन? यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बताया है। फिर इसके बाद एक रहेगा जो तीसरा स्टेप बता है प्रतिबल और विकृत से संबंधित है, वह दृढ़ता गुणांक रहेगा।
अदृढ़ता गुणांक में वही कौन सा प्रतिबल रहेगा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल रहेगा। और कौन सी विकृत रहेगी? क्या? अपरूपण विकृत रहेगी। पढ़ा करिए घर पर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग पूरा अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और इसको एकदम पढ़ लीजिएगा। फिर अगले स्टेप में हम और भी जो सिलेबस में दिया उसको बताएंगे इस लेसन संबंधित।